Assalamu-alaikum. My name is Taimoor Khalid. In this video, I will try to develop your understanding about meaning of accounting. What is accounting? Accounting is a language, a system that communicates information. All information in accounting are collected, processed, and reported in financial terms, or you can see that in terms of money. So in this way, we can say that accounting is a language of business. And on the other hand, if you relate the word responsibility with accounting, then the term accounting means answering for responsibility. Let's take an example of a business concern in which the managers of that business concerns are responsible and they are also answerable to the owners as well as all those who have self-interest in that organizations or business concern, like the government agencies, creditors and the labor unions. इसके बाद हमने बात करनी है डेफिनेशन की ऑफ अकाउंटिंग की. हमारे पास डिफरेंट अकाउंटेंट्स ने अकाउंटिंग को डिफरेंट वे से डिफाइन किया है, लेकिन हमने डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के तहत. ठीक है, तो उसमें ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर part at least of a financial character and interpreting the result thereof. अब इसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की, मतलब डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ी है. अब हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली. लाइक हम बात करेंगे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस? हम अकाउंटिंग को साइंस क्यों नहीं कहते, हम इसको आर्ट ही क्यों कहते हैं? द डिफरेंस इज दैट बिकॉज इट अकाउंटिंग कंटेन रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डे टू डे. उनमें इंप्रूवमेंट्स आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं यार वो साइंस का पार्ट नहीं है, अकाउंटिंग साइंस का पार्ट नहीं बन सकती. लेकिन आर्ट का पार्ट क्यों है? वाई अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट? इसकी रीज़न ये है बिकॉज इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्किल्स एंड द क्रिएटिव जजमेंट्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व द मेथड, सिस्टम्स एंड टेक्निक्स. अब मेथड्स कौन से हैं, सिस्टम्स कौन से हैं, टेक्निक्स कौन सी हैं, जो हम जिनकी बुनियाद पर या जो स्किल्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट का पार्ट है. अब मेथड्स का मतलब क्या है? वो रूल जो कंपनी को हमेशा या हर हाल में फॉलो करने होते हैं ताकि वो अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिपोर्ट कर सके. और हमारे पास जो मेन मेथड्स हैं वो दो तरह के हैं अकाउंटिंग जो यूज़ होते हैं. कैश बेस्ड अकाउंटिंग है और एक एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग है. इसके बाद हमने बात की है मेथड्स के साथ टेक्निक्स की. अब टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स, कोर्स ऑफ एक्शन, या आप कह सकते हैं कि जो अप्रोचेज होती हैं. अब ये भी चीज़ें क्या है हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम अप्लाई करेंगे, डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं हमारे पास, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन या डिफरेंट अप्रोचेज हम यूज़ करेंगे अकाउंटिंग के अंदर. ठीक है, और फिर बात आ जाती है सिस्टम्स की. अब अकाउंटिंग में हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम जो यूज़ होते हैं पाकिस्तान में, तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. इसके बाद अगर सिस्टम की बात फर्दर की जाए तो जो अकाउंटिंग का मेन पार्ट होते हैं वो हम बात करते हैं उनकी सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम. ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम्स क्या है, मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, ये हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को जब हम कंपाइल करते हैं तो ये आर्ट का पार्ट होती है. इसका मतलब ये है, और आर्ट के साथ साथ अकाउंटिंग का भी पार्ट होती है. तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है. इसके बाद हमने ये भी देखा हुआ है कि जो साइंस होती है उसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो आर्ट है वो क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस होती है. उसमें चीज़ों को अप्लाई किया जाता है और यही होती है क्या होती है? यूज़ ऑफ स्किल्स होती हैं. ठीक है, या क्रिएटिव जजमेंट्स होती हैं. अब इसके बाद हमने बात करनी है कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, या समराइजिंग क्या है. तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब यह है कि रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस इनिशियली रिकॉर्ड होती हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि डेट वाइज कि जो भी ट्रांजैक्शन पहले अकर हुई आप उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद जो अकर हुई आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आने वाली ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे. मिसाल तौर पे हम जनवरी का मंथ लेते हैं. जनवरी की 1 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुई, पहले वो रिकॉर्ड होगी. फिर उसके बाद अगर सेकंड ट्रांजैक्शन 5 जनवरी को हुई, फिर वो रिकॉर्ड होगी. उसके बाद अगर 10 जनवरी को हुई, फिर 15 जनवरी को. तो जो डेट वाइज आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे. इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट स्टेज इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब ट्रांजैक्शंस क्या है? ट्रांजैक्शन जो अकाउंटिंग में 4 तरह की होती हैं. एक मतलब सेल्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, परचेसेस की होती हैं, रिसीट्स की होती हैं और पेमेंट्स की होती हैं. अब जो ट्रांजैक्शन होती क्या है वो हम डिस्कस करेंगे विद इवेंट्स कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजैक्शंस क्या होती है और
इवेंट्स क्या होता है। लेकिन अभी हम बात करें सिर्फ रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि हमने ट्रांजेक्शन्स को इनिशियली रिकॉर्ड करना होता है। अब जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो फाइनेंशियल नेचर की भी हो सकती है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी होती है, या बिजनेस एक्टिविटीज होती है, या बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। तो उनको हमने रिकॉर्ड करना होता है किसमें, जर्नल में। तो जो पहली स्टेज है दैट इज रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग कहाँ पे की जाती है, जर्नल के अंदर की जाती है। इसमें हमने जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना होता है, ठीक हो गया, मतलब डेट वाइज। इसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद, अब रिकॉर्डिंग के हम ट्रांजेक्शन मिसाल तौर पे मैं कहता हूँ कि हमने सैलरीज पे की हैं, ठीक है, हमने रेंट पे किया, एडवर्टाइजमेंट्स की, इसके बाद वेजेस पे की, कुछ चीज़ें परचेज की, तो ये सारी ट्रांजेक्शन है, ये सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। तो रिकॉर्डिंग के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेज आती है दैट इज क्लासिफिकेशन या क्लासीफाइंग। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन द सेकंड स्टेज इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली। अगर मैं मतलब वर्ड के लिहाज से बात करूँ कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सेपरेशन, कि जो आपने सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है जर्नल के अंदर, अब वो इस स्टेज पे हम आप उनको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, उनको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ हमने कैश की ट्रांजेक्शन की, कहीं कैश हमने पहली स्टेज में पे किया, कहीं हमने कैश रिसीव किया। अब जितना कैश पे हुआ, जितना कैश रिसीव हुआ, उसको क्लासिफिकेशन में हम क्या कर लेंगे, सेपरेट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रिकॉर्डिंग में हमने क्या किया होता है, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइटल ऑफ अकाउंट्स यूज करते हैं। मिसाल तौर मैंने परचेज की, तो परचेज मेरे पास एक टाइटल है। अब परचेज का मैं अकाउंट बनाता हूँ रिकॉर्डिंग के अंदर, मतलब जर्नल के अंदर हम जो भी टाइटल यूज करते हैं उसका अकाउंट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे जो सिमिलर नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज द सेकंड स्टेज इन विच ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेल्स की, मतलब मैंने सेल्स की हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मैंने सेल्स की हैं, जितनी भी सेल्स की हैं। अब सेल एक मेरे पास क्या टाइटल है, अगर सेल अकाउंट की बात करूं मतलब टाइटल ऑफ अकाउंट्स बन जाएगा। तो वो भी क्या है, क्लासिफिकेशन में उसकी जितनी मेरे पास सेल्स होंगी वो मैं क्या कर दूंगा, क्लासिफिकेशन में सेपरेटली रिकॉर्ड कर लूंगा। अब क्लासिफिकेशन कहाँ पे की जाती है, लेजर्स में की जाती है। तो पहली स्टेज रिकॉर्डिंग है, ये जर्नल के अंदर होती है। सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफाइंग है, ये स्टेज कहाँ पे की जाती है, लेजर्स के अंदर परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है, अब क्लासिफिकेशन में एक और बात है कि यहाँ पे आपने इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस को सेपरेटली रिकॉर्ड कर ले। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आती है दैट इज समराइजिंग। अब समराइजिंग में क्या होता है कि जो भी हमने किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस की हैं उनकी हमने समरी लेनी होती है। समरी मतलब फाइनल बैलेंस लेना होता है कि यहाँ पे हमने बात की थी कैश कितना, एक सेपरेट नेचर ऑफ अकाउंट्स हमने बात की थी ना कि कैश कितना रिसीव हुआ, अकाउंटिंग पीरियड में कितना पे हुआ। अब नेट बैलेंस की बात हमने नहीं की थी या फाइनल बैलेंस की बात नहीं थी। अब समराइजिंग में हमने उसका फाइनल बैलेंस लेना होता है, फाइनल बैलेंस लेना होता है। मिसाल के तौर पे कि मैंने 1 लाख रुपया किसी अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव किया और 70,000 पे किया। अब 30,000 मेरे पास अभी भी क्या है, मेरे पास मतलब बिजनेस के पास 30,000 अभी भी पड़ा हुआ है। तो फाइनल बैलेंस ऑफ कैश बिजनेस के पास 30,000 है। ये हमें कौन सी स्टेज बताएगी, थर्ड स्टेज दैट इज समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड द थर्ड स्टेज इज समराइजिंग। इसमें क्या होता है, फाइनल बैलेंस की हमने कैलकुलेशंस करनी होती है, ठीक है। तो समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अकाउंट, इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अकाउंट, इन अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड हमने डिस्कस करना होता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब यह है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो क्या होंगी, रेंडमली नहीं होंगी, वो क्या होंगी, एक सिस्टमैटिक मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर या एक सिस्टमैटिक मैनर में होंगी। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, रैंडम प्रोसेस कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा अकाउंटिंग के अंदर। एंड उसके बाद कहता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अब हमने पहले बात की थी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो रिकॉर्ड होंगी, बेशक यह इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट होंगी, प्रोसेस होंगी, रिपोर्ट होंगी फाइनेंशियल टर्म्स में। तो वही बात कर रहा था इन टर्म्स ऑफ मनी कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमेशा किस फॉर्म में होंगी, इन द फॉर्म ऑफ मनी। मतलब इसके बाद हमने बात करनी है ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स की कि ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। अब हम एक बात कर लेते हैं कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन्स। अब इवेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। इवेंट्स आर ऑल द इंसिडेंट्स और occurrences that relate to or have an impact on the business of an entity. All incidents or occurrences that relate to or have an impact on the business of an entity is known as events.
And on the other hand, when we define transactions, then transactions are those events. Transactions are those events which have immediate and measurable monetary impact on the books of accounts of the entity. अब इसका मतलब यह है कि वो ट्रांजेक्शन क्या होती है जिनको हमने इमीडिएटली रिकॉर्ड करना होता है. इवेंट्स अब सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स जो कि पार्ट ऑफ इवेंट है, यानी इवेंट्स अब ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन से अलावा भी हो सकते हैं. अब जो इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो कौन से हैं? लाइक डिलीवरिंग अ लेक्चर इन अ मीटिंग एक हो गया, विनिंग अ गेम दूसरा हो गया, या फिर लेबर स्ट्राइक ये तीसरा हो गया. ठीक है, तो ये ऐसे इवेंट है जो कि बिजनेस के अंदर तो होते हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनते. लेकिन ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, क्योंकि मनी टर्म्स होती हैं, मॉनेटरी वैल्यू होती है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है, इसलिए हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट बनाते हैं. लेकिन जो इवेंट्स हैं जो कि ट्रांजेक्शन्स नहीं है वो उनको हम सिर्फ मैनेजरियल रिपोर्ट्स के अंदर डिस्क्लोज करते हैं. ठीक है, इनको जो इवेंट्स ट्रांजेक्शन्स के अलावा होते हैं इनको हम मैनेजरियल रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन हमने पहले बात की थी कि 4 तरह की होती हैं बिजनेस के अंदर, मेनली रिसीट्स की, पेमेंट्स की, सेल्स की और परचेस की. ठीक है, तो मेनली होती है. अब सिचुएशन ये है कि जो भी 4 ट्रांजेक्शन होती है वो टाइटल ऑफ अकाउंट्स के साथ यूज होती हैं. अब हर टाइटल ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है. अब हेड ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं ये हम लेटर ऑन हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपके पास 5 होते हैं जो कि एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक्सपेंस होते हैं, इक्विटी होती है और आपके पास रेवेन्यूज़ होते हैं. ठीक है, तो ये आपके 5 हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं. ठीक है, इनको हमने ये ट्रांजेक्शन तमाम उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमने बात कर ली आर्ट की, रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की, इन टर्म ऑफ मनी की बात कर ली, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स की बात कर ली. ठीक है, इसके बाद क्या है, विच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर. अब फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब भी यही है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो इन टर्म ऑफ मनी होंगी, मतलब उनकी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होगी. अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो तो कैश बेस भी होती है लेकिन अदर देन कैश भी होती है, लाइक क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनाते हैं. मिसाल तौर पर मैंने क्रेडिट पर सेल्स की है. अब जब मैं क्रेडिट पर सेल्स करूंगा तो मेरे पास 2 चीज़ें क्रिएट होंगी. एक मेरे पास एसेट्स क्रिएट होंगे लाइक डेटर्स की फॉर्म में, यानी जिसको मैंने सेल्स की उससे मैंने पैसे लेने हैं, तो जिससे पैसे लेने होते हैं आपने वो आपके लिए डेटर होता है, जिसको आपने पैसे देने होते हैं वो आपके लिए क्रेडिटर होता है. ठीक है, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती हैं, डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं. तो मतलब ये है कि जब भी मैं क्रेडिट पर सेल्स करूंगा तो मेरे पास 2 चीज़ें क्रिएट होंगी, यानी 2 हेड्स ऑफ अकाउंट्स आएंगे, एक एसेट्स और दूसरा क्या होगा, रेवेन्यू. अब सेल्स क्या होती है, रेवेन्यू होती है. ठीक है, तो इसके बाद क्या है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, अब हमने बात की कि हमने जर्नल बना लिया, लेजर्स बना लिए, ट्रायल बैलेंस बना लिया. अब ट्रायल बैलेंस की बेसिस पर आपकी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट है जिसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस भी कहते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं. इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती हैं. ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो किसके लिए बनाई जाती हैं, वो यूज़र्स के लिए बनाई जाती हैं. अब यूज़र्स कौन होते हैं, वो लोग जिनका कंपनी के अंदर क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज, लाइक क्रेडिटर्स, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो क्रेडिटर्स जिनसे आपने लोन लिया होता है. ठीक है, या लेबर यूनियन वगैरह, या डिफरेंट अदर शेयर होल्डर्स होते हैं, या मतलब जिनका कुछ ना कुछ आपकी कंपनी के अंदर के साथ लेना देना होता है, वो आपके यूज़र्स होते हैं. तो इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि आप अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन या बिजनेस की वेल्थ बता रहे होते हैं, किसको, यूजर्स को. तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को समझाना कि यार मेरे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी ऑनर्स इक्विटी है. ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी या किसी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बताना होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या शो हो रहा है. ठीक है, तो जो भी आप इसके बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे वो ऐसी हों जो आपकी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू को रिपोर्ट करें, या ट्रू एंड फेयर व्यू. फाइनली हम अपनी इस डेफिनेशन को, या व्हाट इज़ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम वाइड अप करते हैं. ठीक है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. ठीक है, और अगर कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप कमेंट्स मुझे लाजमी बताएं कि ये चीज़ हमें समझ ली. इंशाल्लाह मैं दोबारा समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा आपको. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा.